हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इश्क मेहरबा का 4th एपिसोड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहाँ थे तुम आज? आर्यन घर आया तो सुरेश ने संजीदगी से उसको देखकर पूछा। दोस्तों के साथ था, आर्यन उसके साथ बैठकर बोला, जिसकी गोद में हमेशा की तरह लैपटॉप था और टेबल पर ढेर सारे कागजात मौजूद थे। ऑफिस प्रॉपर्टी ज्वाइन करने का इरादा कब है? मैं कब तक तुम्हारे हिस्से का काम भी देखूंगा। अगर तुमने अपने लिए जल्दी कोई फैसला नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करवाना पड़ेगा। जुरेश ने कहा तो आर्यन बेयकीन नजरों से उसको देखने लगा। ना करो जुरेश, माना कि कायदा आज़म की काम काम और बस काम वाली थोड़ी पर तुम बहुत फिट आते हो। मगर यार, तुम क्यों चाहते हो मैं भी ऐसा करूं? यानी अच्छी खासी तो मेरी जिंदगी गुजर रही है। आर्यन मुंह बनाकर बोला। बैठकर खाने से शहंशाह की दौलत भी खत्म हो जाती है आर्यन, तुम ये बात कब समझोगे? जुरैज का इरादा आर पार करने वाला था। शहंशाह के बड़े भाई आज जैसे नहीं होते ना, और ये तेरा मेरा हमारे दरमियान कब से हो गया? जो भी है हमारा है, और काम तुम करो या मैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आर्यन पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ था। तो क्या तुम शादी के बाद भी निखट्टू रहोगे? जुरैज जज हुआ। निखट्टू तो ना बोलो, अपनी भी कोई पर्सनैलिटी है यार। और शादी के बाद कमाऊंगा ना तुम्हारे साथ। आर्यन झुरझुरी लेकर बोला। तभी उनका मुलाजिम उन दोनों के पास कॉफी का कप रखकर चला गया था। फुप्पो से कहता हूँ फिर तुम्हारे लिए लड़की पसंद करें, क्योंकि ऐसे तो तुम सुधरने वाले नहीं। सुरेश कॉफी का घुट पीकर बोला। उनको इतना तकल्लुफ देने की क्या जरूरत है? ये तकल्लुफात मैंने उन पर तुम्हारे लिए छोड़े हैं। उनसे कहो बस पाकिस्तान आकर मेरी दुल्हन के हाथ पीले नीले कर दें। आर्यन कदरे शर्माकर बोला तो जुरैज का माथा ठटका। मतलब? जुरैज ने संजीदगी से पूछा। मुझे शर्म आती है, आर्यन ने ड्रामाई अंदाज में कहा। इंसान बन जाओ आर्यन, तुम्हारी दुल्हन के हाथ पांव नीले पीले होने से पहले। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें नीलो नील ना करूं तो मुझे सच सच बताओ, क्या कोई लड़की है जिसके साथ तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है? सुरेश ने धमकी आमेज लहजे में उससे पूछा। वाओ अरियान, तेरी भी क्या जिंदगी है। भाई कहता है इंसान बन जाओ, इकबाल कहता है शाहीन बन जाओ। स्कूल में टीचर मुर्गा बनने का कहती थी, और आज तो उसने हद कर दी थी, मुझे अपना भाई बनाने के चक्करों में थी। अरियान झिरझिरी लेकर बोला। अरियान, जुरैज ने तुम्बिया करती नजरों से उसको देखा। जी मुझे लड़की पसंद आ गई है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरियान थोड़ा संजीदा हुआ। किसी लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा भी नहीं, जुरैज ने तंजिया कहा। तौबा इस्तगफार, अरियान बाकायदा कानों को हाथ लगाए बोला। कौन है वो, और क्या वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह सिंसियर है? जुरैज ने पूछा। अभी मेरे दिल ने दस्तक मेरे दिल पर दी है, मगर मैं कोशिशों में हूँ कि वो भी मुझे मेरी तरह चाहे। आर्यन रिलैक्स अंदाज में बोला। यू मीन वन साइड लव है? जुरैज ने अंदाजा लगाया। यही बात है, और ना वो आम लड़कियों की तरह डरपोक अटक अटक कर बोलने वालियों में से नहीं है। वो दबंग टाइप की लड़की है। आर्यन मिशा को याद किए बोला। रियली? जुरैज को यकीन ना आया। हाँ ना, 2 बार तो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी कर चुकी है, मगर मैं भी आर्यन हूँ, खुद को डिफेंड कर लेता हूँ। आर्यन फखरिया लहजे में बोला। सीरियसली? कॉफी का घुट भरकर जुरैज ने अजीब नजरों से आर्यन को देखा। यस सीरियसली, और पता है क्या, वो लड़की कैफे में वेट्रेस की जॉब करती है, और जैसा पाकिस्तान है वहां तो लड़कियों को घूर घूर कर देखते हैं, मगर कोई उसको आंख उठाकर नहीं देखता। लड़की होकर उसने अपनी शख्सियत का इतना गहरा असर छोड़ा हुआ है। आर्यन के लहजे में इस बार 27 थी। ये असर घेरा नहीं बल्कि ही तुम पर क्यों नहीं छोड़ा? जुरैज ने ना चाहते हुए भी तंजिया कहा। मेरी पसली का हिस्सा जो है। आर्यन ने दांतों की नुमाइश की। माशाल्लाह। जुरैज ने सर झटक कर अपनी नजरें लैपटॉप पर जमाई। एक और बात। आर्यन उसको अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा। मैं सुन रहा हूँ, जुरैज ने जवाबन कहा। वो लोगों का मुंह तोड़ने के बाद जब वजह बताती है कि उसको खुद के अलावा ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते। आर्यन ने कान की लोग खुजाकर बताया। ये जानते हुए भी तुम उसके साथ शादी करना चाह रहे हो? कॉफी का घुट भरने के बाद जुरैज ने पूछा। मेरे तो कभी तोड़ा नहीं ना उसने मुंह, तो मैं शादी कर सकता हूँ। आर्यन ने अहम नुक्ता बयान किया जैसे, और साथ में खुद भी कॉफी का घुट भरने लगा।
सोच लो कल को शादी के बाद ऐसा ना हो कि तुम्हें सोता देखकर गला दबा दे, कि तुम्हें मार दे, फिर मैयत के पास बैठकर ये बोले कि मुझे अपने अलावा किसी और का सोना पसंद नहीं, और जो मेरे साथ सोता है मैं उसको हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देती हूँ। जुरैस ने सरसरी लहजे में कहा, जिस पर गर्म कॉफी का घूंट भरते आर्यन का मुंह पूरा जल गया था। वो हक्का बक्का जुरैस को देखने लगा, जो लैपटॉप पर एक हाथ से टाइप करता, आईब्रो ऊपर किए, शाने ऐसे उचकाए जैसे कहना चाह रहा हो कि तुमने जैसा उसका इंट्रोड्यूस करवाया है, ये जानकर मैं अब उस लड़की से हर चीज की तवक्कात रख सकता हूँ। सीरियसली? अब की आर्यन ने उसका अंदाजा अपनाया था। दबंग किस्म की वो लड़की है तो जाहिर है अंदाज भी दबंग किस्म का होगा। जुरेस ने कॉफी का कप खाली किया। हाँ, मगर तुम तो यार डरा रहे हो। दबंग किस्म की है इसलिए तुम उसको इसराइल ना बनाओ। आर्यन खासा बदमजा हुआ। कब मिलवा रहे हो फिर? जब लगे कि उससे मिलवाया जा सकता है। वो क्या है ना, उसके हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जबान ब्रेकलेस है। आर्यन दांतों की नुमाइश किए बोला तो इस बार जुरेस ने नफी में सर को जुम्बिश दी थी। तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसी बनी हुई है? घर आकर मिशा और सुहान पहले अपने कमरों में गई थी, क्योंकि बाहर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था और गाड़ी से उतरने से उनके कपड़े काफी हद तक गीले हो चुके थे। फाहा। उसके जवाब न देने पर मिशा ने दोबारा से उसको पुकारा। क्या हुआ? फहा ने चौंक कर उसको देखा। पूछ रही हूँ, शक्ल है ऐसी या बनाई हुई है? मिशा ने तंज किया। आप क्या पहली बार देख रही हो? फहा ने उसको घूरा। एक तो तुम्हें मुझे बेइज्जत करने के बिना मजा नहीं आता, मिशा ने सर झटक कर कहा। आप जरा अपने सवाल पर भी गौर कर रहे हैं। पूछ ऐसे रही थी जैसे जानती नहीं हो मुझे। फहा ने भी सर झटका। हाँ, तुम जब पैदा हुई थी तो बहुत छोटी थी, चेहरे के नैनो नक्श भी अलग थे, और एक हफ्ते बाद तुम बहुत बदल गई। मतलब तुम्हारे चेहरे के नैनो नक्श भी। एक माह बाद मुझे लगा शायद हमारी बहन किसी के साथ एक्सचेंज हुई है। फिर साल गुजरते गए और तुम्हारे नैनो नक्श बदलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। फिर जाकर रुका ये सिलसिला। उफ उफ। फाहा, कितने चेहरे थे तुम्हारे जिनको तुमने इतने बदले हैं। आखिर में मिशा ने झिझरी ली तो फाहा ने तासुब से उसको देखा। आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे खुद इतनी ही पैदा हुई थी। फाहा ने उसकी बात के जवाब में कहा। हाँ, मैं तो ऐसी ही पैदा हुई थी। पता नहीं अम्मी ने 9 माह कैसे मुझे अपने पेट में रखा। मिशा ने मसनूई पुरसोच लहजा अपनाए कहा। मैंने आज कपड़े धोए थे। फाहा असल बात पर आई। डोंट टेल मी फाहा के कपड़े अभी तक छत पर हैं। मिशा शौक की कैफियत में उसको देखकर बोली तो फाहा ने सर को जुम्बिश दी। उफ उफ खुदाया, क्या करती हो? उठो और कपड़े उतार लाओ। बारिश के साथ हवाएं तेज भी चलती हैं। ऐसा ना हो कि हमारी छत के कपड़े किसी और के तन का नसीब बने। हाय अल्लाह, मेरे तो सारे नए जोड़े थे। मिशा दुआई देने वाले अंदाज में उससे कहा। यहाँ बैठकर हुक्म चलाने से अच्छा उठकर कपड़े उतार आते हैं। और ट्रस्ट मी, जितनी आपने तकरीर की है ना, उतने वक्त तक कपड़े उठा भी लाते हैं। फहा ने उसकी बात पर उकताहट से कहा। ओ हेलो, ये तुम्हारा काम है, क्योंकि बचपन में अगर तुम मेरी बात मानकर स्कूल जाती तो आज ये दिन तुम्हें देखने को ना मिलता। मिशन ने जिताती नजर से उसको घूरा था। एक तो आपका 1000 बार का कहना सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। खैर, मैं जा रही हूँ। आप दुआ करना कि कपड़े सारे लेकर आऊं। फहा खुद ही उठ पड़ी। किसी जंग में जाते हुए ऐसी दुआएं मेजर और कैप्टन ने घर में अपने लिए नहीं करवाई होंगी जैसे तुम छत से कपड़े उतारने के वक्त मुझसे करवाना चाह रही हो। मिशा ने भिगो कर तंज किया। वो इसलिए कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले उनको पता होता है हमें अब जंग लड़कर जिंदगी गुजारनी है, इसलिए वो अपना दिल मजबूत कर लेते हैं। फहा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। जब तुमने कपड़े छत पर छोड़े थे ना, तब आसमान में बादल थे। तुम्हें भी अपना दिल मजबूत करना चाहिए था कि जब उनको उठाने जाओगी तो यहाँ मूसलाधार बारिश होगी। मिशा दो बदू बोली और उसकी ऐसी हाजिर जवाब पर फहा का मुंह बन गया। बस डरना आता है आपको? फहा मुंह बगाड़ कर कहती छत पर भागी थी। जल्दी आना, पकोड़े खाने का दिल चाह रहा है मेरा। मिशा ने भागती हुई फाहा के पीछे हौंक लगाई, जो पूरे 5 मिनट बाद पूरी गीली खराब होती वापस आई थी। उसको ऐसी हालत में देखकर मिशा ने मुस्कुराहट दबाई थी। मैं तो पूरी भीग गई हूँ, अब नहाना पड़ेगा। कपड़ों को किसी बॉल की तरह एक जगह पर फेंकती फाहा को फट से बड़बड़ाई। ऐसी हालत में अगर मैं होती तो तुमने शोर मचाना था कि पूरा फर्श गंदा कर दिया है। अब क्यों तुम्हें बस अपने कपड़ों की परवाह है? अब मैं शोर मचाऊं? मिशा ने उसको आड़े हाथों लिया। जब पूरे घर की सफाई सुथराई आप करें तो मेरी बला से आप मस्जिद में जाकर लाउड स्पीकर पर शोर मचाना। फहा तंग होती बोली। वैसे जिन कपड़ों को तुमने
लावारिसों की तरह फेंका है ना, इनकी बदौलत तुम यहाँ सही सलामत खड़ी हो, क्योंकि बाहर जितनी हवा तेज और तुम्हारा जो हाल है ना, ऐसे तो तुम्हें हवा के साथ उड़ ही जाना था, मगर कपड़ों में जो वजन पड़ गया है गीले होने की वजह से, तुम्हें इनका सहारा मिल गया। मिशा ने हिसाब चुकता किया। मैं नहीं बना के दे रही आपको पकोड़े। फहा नाराज हो गई। एक तो तुम ऐसे वक्त पे नाराज होती हो कि हमें मजबूरन तुम्हें मनाना पड़ता है। ना करो ना बहन, जाओ चेंज करके ताजा तरीन गर्मा गर्म पकोड़े बनाओ, मिशा ने मिन्नत की। खुद जाएं। फहा जबान दिखाती वहां से 9 दो 11 हुई। पीछे मिशा का मुंह हैरत से खुला था। कुछ परेशान हैं आप? असी डेरे पर आया हुआ तो वहां उसने सज्जाद मलिक को बेचैन महसूस किया तो पूछ लिया। हाँ थोड़ा सा। सज्जाद मलिक गैर मनी नुक्ते को गौर कर उससे जवाब बन बोले। वजह? असीर अपनी शाल कंधों पर ठीक करता कुर्सी की पर टांग चढ़ाए आराम से बैठ गया। अपने कुछ बंदे शहर भेजे थे, मैंने सुबह के निकले हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं, मोबाइल तक उनका बंद जा रहा है, सज्जाद मलिक ने बताया। आप उन लोगों के लिए परेशान हैं, ये बात हम नहीं मानते। असीर उनकी सारी बात सुनकर तंजिया बोला। जरूरी काम से गए थे, मुझे बस ये जानना है कि काम हुआ या नहीं, सज्जाद मलिक ने संजीदगी से जवाब दिया। तभी डेरे पर एक आदमी आया था जिसकी हालत काफी बुरी थी। सलीम, ये क्या हाल बनाया हुआ है, और बाकी लोग कहाँ हैं? तुम पांचों तो साथ गए थे ना? सज्जाद मलिक झट से अपनी जगह से उठे थे। असीर जबकि हाथ की मुट्ठी को थोड़ी पर टिकाए बेतासुर निगाहों से उनको देख रहा था। साहब जी वो, इतना कहता वो घेरे घेरे सांस भरने लगा। आगे बोलो अब। सज्जाद मलिक ने सख्त लहजा अपनाया। साहब जी उनको पुलिस पकड़कर ले गई, मुझे भी इसलिए छोड़ा ताकि मैं आपको बता सकूं कि दोबारा उनको कमजोर समझकर आप कुछ ऐसा ना करना। वो बोला तो सज्जाद मलिक की आंखों में खून उतर आया था। तो गोया ये खुला ऐलान है जंग का। मुझे बताओ किस 2 टके के पुलिस वाले की इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है? सज्जाद मलिक गुस्से से हाँफते पूछने लगे। साहब जी पुलिस वालों ने नहीं, लड़की ने हमें कपड़ों की तरह धोया है, उसने सर झुकाए बताया। तो सज्जाद मलिक अलर्ट हुआ, जबकि असीर भी चौंक कर उसका जायजा सही से अब लेने लगा। जो नीरो नीर था, बाल भी ऐसे बने हुए थे जैसे करंट लगा हुआ है। लड़की ने? होश है तुम्हें कि क्या बोल रहे हो? सज्जाद मलिक ने उसको घूरा। जी सरदार, देखने में दुबली पतली सी थी, मगर हाथ बहुत भारी था, जैसे कोई हथौड़ा हो। हमें जिस्मानी तशद्दुद के साथ अंदरूनी चोटें भी उसने बहुत दी हैं। हम 5 थे और वो अकेली, मगर हमें देखकर वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं डरी थी। बस मारने पर आई तो मारती चली गई, उस आदमी ने बताया। तो सज्जाद मलिक ने हाथों की मुट्ठियों को जोर से बींचा था, और इनकी बातों से असीर ने अंदाजा लगा लिया था कि मामला क्या है। अभी एक केस से बाहर नहीं आया आपका भाई, और अब खुद को दूसरे केस में फंसाना चाह रहे हैं, असीर ने कहा। तो सज्जाद मलिक ने तन निगाहों से उसको घूरा, जिसका रत्ती भर भी फर्क असीर मलिक पर नहीं पड़ा था। कुछ दिन बाद, आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। आज वो अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ने वाली थी, जिसको उसने लड़ना ही नहीं बल्कि जीतना भी था। वो शायद दुनिया की पहली लड़की थी जो अपने बाप से टक्कर लेने वाली थी। वो शायद पहली लड़की थी जो हर कोशिश करना चाहती थी कि उसके साथ सुतेले भाई को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसको अपने अमल पर कोई पछतावा नहीं था। उसने तो बचपन में सोच लिया था कि अब ऐसा कुछ करना है कि उसको कमतर जात समझने वाले लोगों का मुंह बंद रह जाए हमेशा के लिए। वो आज जिंदगी के जिस धुराए पर थी, वहां शायद कोई और लड़की कभी खड़ी होगी। उसे चलने में एक लचक, एक एतमाद था। उसके चेहरे के किसी भी हिस्से से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नर्वस है। उसकी अंदरूनी हालत जैसी भी थी, मगर जाहिर शख्सियत को उसने ऐसा बनाया हुआ था कि हर देखने वाला उस पर रक्त की निगाह डालता। आज उसके पहले केस का पहला दिन था। वो नहीं जानती थी कि केस कब तक चलेगा, और इस दरमियान वो लोग उसके साथ क्या करना चाहेंगे। इस सब की उसको कोई परवाह ना थी। उसको बस इतना पता था कि वो हक के लिए लड़ रही है, और वो हक के साथ खड़ी थी। साहब जी, वो है ब्रिस्टर जो आपके बेटे के खिलाफ केस लड़ने वाली है। नूरेश मलिक कोर्ट के बाहर खड़े थे जब उनके साथी ने सामने से आती सुहान की तरफ इशारा किया था, जिसका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। ब्लैक कोट बाजू पर लटकाए अपनी सोचों में गुम वो बस चलने में महू थी। बात सुनो मेरी। वो नूरेश मलिक के सामने गुजरने लगे तो उन्होंने उसको आवाज देकर रोका, जिस पर सुहान के कदम जैसे जमीन पर जगड़ से गए थे। उसने सांस तक रोक लिया था। कितने साल बाद उसने अपने बाप की आवाज को सुना था। वही बेगनगी और अजनबियत थी।
وہ جو آخری ملاقات میں تھی، فرق بس اتنا تھا کہ پہلے جانتے ہوئے بھی ایسا لہجہ اپنایا ہوا تھا اور اب انجانے میں بھی، مگر اس کے لیے اب کچھ میٹر نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آج جس دہرائی پر تھی کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ سے مخاطب ہوں میں، نریش ملک نے دوبارہ کہا تو سوہان نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جس کی بدولت ان بہنوں کی زندگی کا خوبصورت حصہ غائب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بچپن میں ان کا بچپن نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا تھا، کتنی مشکلاتوں سے وہ آج اس مقام پر تھی، کیسے وہ میشا اور فہا کا سہارا بنی تھی، کیسے وہ دونوں اس کا سہارا بنی تھی۔ پل بھر میں سب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ریپیٹ ہوتا گیا۔ یہ بیٹیاں مجھے دے ہی کیا سکتی ہیں؟ نہ تو ان کو لے کر میں کہیں ساتھ جا سکتا ہوں اور نہ یہ مجھے کوئی عقل مند مشورہ دے سکتی ہیں۔ بیٹوں کا ناکارہ سمجھنے والا شخص آج اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا، جو پورا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوہان کے چہرے پر استزادیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا اور ایک بار پھر سے نریش ملک کا جائزہ لینے لگی، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ ان کے بالوں کی سفیدی بتا رہی تھی جیسے خود پر توجہ دینا انہوں نے ختم کر دی تھی۔ گاؤں کے امیر و کبیر شخص کا سامنا اس نے ایسے نہیں سوچا تھا۔ بیٹے کی فکر نے لگتا ہے کہیں کا نہیں چھوڑا، سوہان نے بے سختہ سوچا تھا۔ میرا نام نریش ملک ہے، جن کے خلاف آپ کھڑی ہیں۔ نریش ملک اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا تو سوہان نے احساس سے عاری نظروں سے پہلے ان کا چہرہ دیکھا، پھر ان کا ہاتھ۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس کی ضرورت بچپن میں ان کو تھی، یہ وہ ہاتھ تھا جس نے اپنا شفقت بھرا لمس ان کے ماتھے پر نہیں چھوڑا تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس کے لیے اس کی ماں تڑپی تھی۔ آج وہ ہاتھ اس سے مسافہ کے لیے ملانا چاہتا تھا، پر اس کے اندر کی وہ ساری حسرتیں اور چاہتیں کب کا ختم ہو چکی تھی۔ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں بس اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوں، جس کی عزت کو آپ کے بیٹے نے ماپال کیا ہے۔ سوہان سرے سے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتی سنجیدگی سے بولی تو نریش ملک ایک نظر اس پر ڈالے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ بات ایک ہے، خیر آپ اپنا نام بتانے سے کترا رہی ہیں، نریش ملک نے کہا تو سوہان کے چہرے پر طنز مسکراہٹ آئی۔ کافی بے خبر انسان ہیں آپ کو آپ کی بے خبری مبارک ہو، اور ایک اہم اور ضروری بات، انسان کی پہچان اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے کام سے ہوتی ہے۔ سوہان گہرے سنجیدہ انداز میں کہتی وہاں رکی نہیں تھی۔ صاحب آپ پریشان نہ ہو، یہ لڑکی کیس نہیں جیت پائے گی، نریش ملک کو خاموش دیکھ کر ان کے آدمی نے کہا۔ بالکل، کیونکہ کیس جیتنے کے لیے گواہ وٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے، جو بیرسٹر سوہان کو آپ کے گاؤں سے مل سکتے ہیں، اس کا کوئی آدمی آپ کے گاؤں آ نہیں سکتا۔ دوسرا گواہ بھی کون ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے گاؤں میں کسی بھی آدمی میں ایسی جرات ہوگی کہ آپ کے خلاف گواہی دینے کا سوچے بھی۔ نریش ملک کے کچھ کہنے سے پہلے ان کا وکیل، جس کا شمار شہر کے نامور وکیلوں میں لیا جاتا تھا، وہ پرجوش لہجے میں ان سے بولا اور نریش ملک اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھے کہ سوہان نام پر دھیان تک نہیں دے پائے تھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نریش ملک گہری سانس ہوا کے سپرد کیے بولا۔ سوہان سے کچھ دیر کی ہوئی باتوں نے ان کو بے چین کر دیا تھا، جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میشو کہاں ہو تم؟ سوہان سائڈ پر آتی میشا کو کال کیے پوچھنے لگی۔ میں بس پہنچنے والی ہوں، تم پریشان نہ ہو، کیس تم ہی جیتو گی، آئی پرومس۔ دوسری طرف سے میشا نے مثبت جواب دیا۔ انشاءاللہ، پر ابھی تم ہو کہاں؟ جلدی کرو، اب تھوڑا وقت رہتا ہے، پھر ہمیں بلایا جائے گا، سوہان نے سنجیدگی سے کہا۔ راستے میں ہوں، سمجھو پہنچ گئی۔ میشا آہستہ سے چلتی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تو سوہان چونک سی گئی۔ شکر تم آ گئی، سوہان اپنا فون آف کیے بولی۔ ہاں شکر، میشا جواباً بولی تو سوہان کی نظر اس کے پیچھے دو پولیس والوں کے درمیان خاموش کھڑے فراز پر گئی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ سوہان نے ایک نظر فراز پر ڈالنے کے بعد دوسری نظر اس پہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ متال سے ملا ہے، میشا نے بتایا۔ مذاق مت کرو، سوہان نے اس کو گھورا۔ گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، یہ وہی تھا، وہاں سے اٹھائی لائی ہوں میں اسے، کیونکہ حویلی میں اس کا داخلہ ممنوع تھا، اور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اصیل ملک تھا، جو اپنے گاؤں کا ایک اصول پسند سردار ہے اور بردبار شخصیت کا مالک ہے، ان سب سے بے حد الرٹ، میشا نے بتایا۔ تم نے اس کو مارا تو نہیں؟ سوہان نے مشکوک نظر سے اس کو دیکھا، جیسے اس کی اتنی بڑی تقریر سنی ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے سے کہیں لگ رہا ہے کہ میں نے ہاتھ بھی لگایا ہے، ٹرسٹ می، میں نے تو پھول تک نہیں مارا، آفٹر آل ہمارا بھائی ہے، سوتیلا ہی سہی، میشا نے معصومیت سے کہا۔ میشو،
सुहान को यकीन नहीं आया, तभी तुम्बिया करती नजरों से उसको देखा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और तुम्हें क्या लगता है मैं उसको यहाँ आने का कहती और ये आ जाता? और कहता क्यों नहीं बहना, मैं तो यहाँ आपके इंतजार में बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। सलाम है मेरी हिम्मत को। मिशा सर झटक कर बोली, क्या किया है तुमने उसके साथ? सुहान ने ना चाहते हुए भी बुत बनकर खड़े हुए फराज को देखकर उससे पूछा। वो जानती थी मिशा बिना अपने हाथों का इस्तेमाल में लाए कोई भी काम नहीं किया करती थी। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी अंदरूनी चोटें। मिशा कान की लोग खुजाकर इतना कहती खामोश हो गई, तो सुहान उसको बस देखती रह गई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुहान ने उसको देखकर नफी में सर हिलाया था। एन उसी वक्त उनका नंबर आया तो सुहान की नजर बेसाख्ता मिशा पर गई थी। हमारी जिंदगी में ये दिन आना था। सुहान और हम दोनों ये बात जानते हैं कि हम मलिक खानदान का चेहरा तक दोबारा नहीं देखना चाहते थे, मगर ये किस्मत है जो हमारा सामना करवा रही है। सामना भी ऐसा जिसका हमें गुमान तक नहीं था। अगर आज हमारे मरासिम सही भी होते तो भी हम ऐसे एक रेपिस्ट के खिलाफ होते। मिशा उसके हाथों पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाकर बोली तो सुहान ने असबाब में सर हिलाया। वैसे क्या तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई? अंदर जाने से पहले मिशा ने उससे पूछा। हाँ, सुहान ने मुख्तसर जवाब दिया। ग्रेट, फिर शर्मिंदा तो बहुत हुए होंगे नहीं? मिशा के लहजे में तंज और चेहरे पर इस्तेज़ादिया तासुरात उभरने लगे थे। लोग गलत कहते हैं मिशू के खून में कशिश होती है। अगर खून में कशिश होती तो एक पल के लिए ही सही वो मुझे जान जरूर लेते, मगर उनकी आंखों में शनासाई थी कि हल्की रमीक तक नहीं थी। रिश्तों में बस खून जरूरी नहीं होता, असल रिश्ता वो होता है जिसमें दिल आपस में मिले हुए हों, और उनका दिल हमारी तरफ कभी आया ही नहीं। 20 साल कम अरसा नहीं होता। हमने एक उम्र गुजारी है उनके बगैर, और हैरत अंगेज बात यह है कि उन्हें 20 सालों में इनका पत्थर का दिल मोम तो नहीं हुआ, मगर पछतावा भी नहीं हुआ था। सुहान अफसोस भरे लहजे में कहती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया? मिशा ने पूछा। मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हर काम का एक वक्त होता है और मुझे अभी वक्त सही नहीं लगा। सुहान ने कहा तो मिशा ने लब बीच लिए थे। मोहतरमा, आसिर अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट आया था अपने किसी जरूरी काम से, जहां अपने लिए उसने टेबल बुक करवाई थी, और जब वहां आया तो किसी को बैठा देखकर संजीदगी से मुखातिब हुआ। जी मोहतरम। फहान ने चौंक कर किताब से नजरें उठाए उसको देखा, मगर जब नजर असीर पर गई तो उसका मुंह बन गया, जो असीर ने बखूबी नोट किया था। यहाँ से उठें, असीर ने संजीदगी से कहा। फहा क्यों उठे? फहान ना समझी से उसको देखने लगी। क्योंकि ये टेबल हमने बुक करवाई है, असीर ने बताया। ऐसा क्या है इस टेबल में? फहान ना समझी से टेबल का जायजा लेने लगी। ये आप उठकर भी देख सकते हैं, बजाय हमारा वक्त जाया किए। असीर चिढ़कर बोला, आप क्या नाश्ते में काली और लाल मिर्च खाते हैं? असीर के ऐसे लहजे पर फहान ने मुंह के जवैये बिगाड़कर उसको कहा तो असीर की पेशानी में बल नुमाया हुए थे। फहाद की जिद और उसकी बात सुनकर वो जज हुआ था। आप एक आप एक इरिटेटिंग लड़की हैं, इसलिए हमारे सामने ना ही आया करें तो अच्छा होगा। असीर सख्त लहजे में उसको देखकर वॉर्न करने वाले अंदाज में बोला। तेरे तकब्बुर से ज्यादा गुस्ताख लहजा है मेरा। मेरा ज़र्फ ना आजमाना, मुझे खामोश रहने दे। फहा के अंदर अचानक शेर जागा तो असीर ने आंखें छोटी किए उसको घूरा था, जिसको खुद अंदाजा नहीं था कि वो बोल क्या चुकी है। मोहतरमा, लगता है आपको कोई दिमागी मसला है, असीर तंजिया अंदाज में बोला। देखें ये टेबल आपने बुक की है या नहीं, मगर मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ और अब फहा यहाँ से नहीं उठेगी, क्योंकि इसके अलावा ऐसी और कोई रेस्टोरेंट में जगह नहीं जहाँ फहा बैठकर खुद को पुरसुकून फील करे। अगर आपको एतराज ज्यादा है तो कोई और टेबल बुक करवा लें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वैसे भी लड़कियों का एहतराम करना अच्छे अखलाक की निशानी है। दूसरा, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी ना बैठती। फहा ने अपने हाथ खड़े किए। जी, आपको पता भी कैसे होगा, जगह जहाँ की मासूम जो ठहरी। फहा की बात सुनकर असीर अपने माथे पर बल लाए कहता रेस्टोरेंट का जायजा लेने लगा, जहाँ हर टेबल पर कोई न कोई बैठा हुआ था। कुछ सोचकर असीर उसके सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया। आप यहाँ क्यों बैठे? फहा ने आंखें छोटी किए उसको घूरा, क्योंकि उसका बैठना और कमेंट देना फहा को कुछ खास पसंद नहीं आया था। हमारी मर्जी। असीर जताती नजर से उसको देखकर कहता मेन्यू डिसाइड करने लगा, जबकि फहा मुंह फुलाए उसका पीछे खड़े गार्ड्स को देखने लगी, जो सर झुकाए मौजब अंदाज में खड़े थे। अच्छा, अगर बैठे हैं तो एक बात पूछूं? फहा ने पूछने से पहले इजाजत चाहिए। नहीं,
अपने सेल फोन पर नजर टिकाए उसने एक लफ्जी जवाब दिया। मैं तो पूछूंगी वरना बेचैनी होगी। आप ये बताएं, आप क्या किसी गांव के हैं? क्योंकि आपका हुलिया किसी वडेरे टाइप पर होता है मगर लहजा गांव के लोगों की तरह जाहिल नहीं है। फहा ने इश्तियाक से उसको देखकर पूछा। आपके कहने का मतलब गांव वाले जाहिल होते हैं? असी ने खड़े चट्टानों ने उसको घूर कर पूछा तो फहा गड़बड़ा सी गई। फहा का ये मतलब नहीं था। फहा थोड़ा संभल कर बोली, जी हम गांव के हैं और हमें आपसे ज्यादा नॉलेज है। असी उसके पास खुली किताबों को देखकर तंज़ी अंदाज में बोला जिस पर कोड लगा हुआ था। यही वजह थी कि वो जान नहीं पाया कि कौन सी किताब हो सकती है वो। खैर आपकी उम्र भी तो बहुत है। वैसे फहा के सुनने में आया है कि गांव के आदमियों के शादियों का बहुत शौक होता है। आपने कितनी शादी की हुई हैं? और अगर गांव के हैं तो शहर में क्या लेने आते हैं? कहीं यहाँ भी तो आपकी बीवी नहीं रहती? फहा उसके पास थोड़ा झुक कर राजदाना अंदाज में पूछने लगी तो असीर ने सब्र का घूंट भरा था। गांव में रहते हुए अजीब सुकून मिल रहा था। सोचा क्यों ना उसको बर्बाद करने के लिए यहाँ आ जाए। जवाब में असीर ने जो कहा उस पर फहा की पेशानी पर उलझन ज़दा बल नुमाया हुए। मैं समझी नहीं आपकी बात। फहा ने कहा, आप हाथों पर दस्ताने क्यों पहना करती हैं? असीर ने सर झटकना चाहा मगर जब नजर उसके हाथों पर गई तो पूछ बैठा। जरासीम बहुत होते ना इसलिए हाथों को ढांपती हूँ। बार बार हाथ धोकर साबुन खर्च करने से अच्छा है इनको कवर किया जाए। फहन ने अपने हाथों को देखकर उसको बताया तो असीर पूछकर पछता गया। आप किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या? असीर तंजिया हुआ। और क्या एक बात की तफसील बार बार समझाना आप पर हराम है क्या? जो एक बार कहने के बाद दूसरी बार कहना गवारा नहीं करते? फहाबी दो बदू बोली जिस पर असीर ने हाथों की मुट्ठियों को बीच लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो इसका सब्र बहुत बुरी तरह आजमा रही थी। आपसे बात करना फजूल है। असीर संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ तो उसको देखकर फहा ने नाक मुंह चढ़ाया था। सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 14 अक्टूबर की रात 10 बजे फराज मलिक ने अपनी अना की तस्कीन की खातिर 18 साल कशफ अमरोज को अपनी हवस का निशाना बनाया था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि फराज मलिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुहान ने संजीदा लहजे में जज साहब के आगे अपनी बात रखी तो मिशा अपने साथ बैठी कशफ के हाथ पर दबाव पड़ाया था। फिर उसने गर्दन मोड़कर नुरेस मलिक को देखा जिसके चेहरे की रंगत लट्ठे मानिन सफेद पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सांस तक रोकी हुई थी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मिस सुहान आधी अधूरी बात बयान कर रही हैं जबकि सच तो ये है कि मेरा क्लाइंट फराज मलिक बेगुनाह है। नुरेस मलिक का वकील सरफराज भी अपनी जगह से उठकर बोला तो उसको देखकर मिशा के हाथों में खारिश होने लगी। कंट्रोल मिशु कंट्रोल, ये तेरा शिकार नहीं बन सकता। मिशा ने बड़ी मुश्किल से खुद को बाज रखा। कोई सबूत? जज साहब ने सरफराज को देखकर पूछा। बिल्कुल है मगर उसके लिए मुझे थोड़ी मोहलत दरकार है। सरफराज पुरएतमाद लहजे में बोला। तो सुहान थोड़ा चौंक सी गई थी मगर जाहिर नहीं होने दिया। वो जान गई इनका इरादा केस को लंबा खींचने का है। अगर सबूत हैं तो आज जज साहब के सामने करें क्योंकि मेरे पास जो सबूत हैं अगर जो मैंने वो सामने किए तो उसके बाद फैसला आज ही हो जाएगा। सुहान ने कहा तो नुरेस मलिक अपनी जगह पहलू बदलता रह गया। आप? योर ऑनर, फराज मलिक को विटनेस बॉक्स खड़े में खड़ा करके कुछ सवालत करना चाहती हूँ। सरफराज कुछ कहने वाला था जब सुहान ने जज साहब से कहा, इजाजत है। जज साहब ने इजाजत दी। शुक्रिया। सुहान ने कहा। जब भी फराज को कठेरे में लाया गया और उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम दी कि जो बोलेगा सच बोलेगा। क्या ये सच है कि 13 अक्टूबर को तुम्हारे और कशफ के दरमियान गांव की शादी में बहस हुई थी? सुहान ने संजीदा लहजे में फराज से पूछा तो उसने अपना झुका हुआ सर उठाकर सुहान को देखा फिर वहां बैठे अपने बाप को जिसने नजरों ही नजरों में उसको तसल्ली करवाई थी। ये मंजर मिशा ने बड़ी नफरत से देखा था। जज साहब, मुझे बुरी तरह फंसाया जा रहा है। ये लड़की, उसने कशफ की जानिब इशारा किया, ये खुद मेरे पास आई और कहा कि मैं इससे शादी कर लूं। पर जज साहब, मेरा तो नवेली कॉलेज शुरू हुआ है, यही वजह थी मैं इनकार किया। तो अब ये नीच हरकत पर उतर आई है कि ये सब झूठ फरेब, ये बदकिरदार लड़की मेरी पोजीशन को खराब करने पर तुली हुई है। फराज अचानक अपना बयान बदलकर बोला तो मिशा ने दांत कचाकर उसको घूरा। उसको खुद पर गुस्सा आया कि अपने हाथ होले क्यों रखे जबकि
अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर कश्यप ने बेसाख्ता अपने लिए अल्लाह से मौत की दुआ मांगी थी। आपसे जो पूछा जा रहा है महज उसके जवाब दें। सोहान ने संजीदगी से उसको देखकर पूछा। उसको अपने बाप की तरबियत पर हद दर्जा अफसोस हुआ कि जिस बेटे पर उनको मान और फख्र था, आज उसने भरे मजमे में कुरान पाक की झूठी कसम उठाई थी और एक मासूम के किरदार पर उंगली भी उठाई थी। मैं कश्यप को नहीं जानता, फराज उसको देखकर मजबूत लहजे में बोला। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो विटनेस बॉक्स में आओ। मीशा झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई तो हर कोई उसको देखने लगा, मगर फराज की नजर जब मीशा पर पड़ी तो उसको अपने सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ, मगर वो बेहोश फिर भी नहीं हुआ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अभी आप बैठ जाएं। जज साहब ने उसको देखकर कहा तो मीशा ने खुद को जलते अंगारों में महसूस किया। क्या तुमने एक लड़की को अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवास का निशाना नहीं बनाया? क्या तुमने उसकी इज्जत को तार तार करने के बाद उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेबसी का फायदा नहीं उठाया? या ये भी झूठ है कि तुम्हारे फोन में उसकी कुछ जनाबियां तस्वीरें नहीं हैं जो तुम लोगों ने ब्लैकमेल करने के खातिर अपने पास रखी हुई हैं? बताओ, खामोश क्यों हो? सुहान ने एक के बाद एक सवाल किया तो फराज का गला खुश्क हुआ था। उसने बेसख्त अपने माथे पर आया पसीना साफ किया था। योर ऑनर, मिस सोहान मेरे क्लाइंट को मुसलसल कंफ्यूज करने के चक्करों में है। सरफराज दरमियान में बोल उठा। माजरत, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई गैर जरूरी सवाल किया है और अब मैं किसी और को कटहरे में खड़ा करना चाहती हूँ। सुहान उसकी तरफ पलटी थी। इजाजत है। जज साहब की दोबारा इजाजत देने पर सरफराज ने लब बीच कर सुहान को देखा और वापिस अपनी जगह पर बैठ गया तो फिर मीशा अपनी जगह से उठकर कटहरे में खड़ी हुई। आप क्या जानती हैं इस केस के मुतालिक? सोहान ने संजीदा अंदाज से मीशा से पूछा तो उसके इतनी इज्जत से मुखातिब होने पर मीशा को बहुत हंसी आई, जिसको छुपाने के गर्ज से उसने अपना सर झुका लिया था। मेरे पास कश्यप की मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ एक वीडियो है जिसमें फराज मलिक ने खुद अपने जुर्म का एतराफ़ किया है और इसमें ये भी वो कह रहा है कि वो अपने लिए खुद सज़ा तजवीज़ करना चाहता है। अपने अमल पर वो बहुत पेशेमान है। वो मरना चाहता है मगर उसका बाप उसको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसके आगे वो बेबस है। फराज तो अब्दी नींद सोना चाहता है। वो चाहता है उस पर 100 करोड़ बरसाए जाए। वो उन्हें चीज़ों का मुस्तहिक है। मिशा ने बिना रुके कहा तो सुहान ने उसको घूरा था, क्योंकि एक तो सिवाय मेडिकल रिपोर्ट देने के मिशा ने उसको कुछ और नहीं बताया था और जो उसने कहानी बनाई थी उसमें सुहान को लगा जैसे मिशा ने फहा को भी पीछे छोड़ दिया। उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि मिशा ने तो कुरान की कसम भी नहीं उठाई थी, तो ना कुरान पाक पर अपना हाथ रखा था और ना ये कहा था कि वो जो बोलेगी सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। यही वजह थी और इसलिए मिशा के मुंह में जो आ रहा था वो बके जा रही थी। मगर जहां सुहान तपी थी वहीं किसी और के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ये ऑनर, क्या मुझ जैसी लाचार बेबस लड़की को क्या कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? कब तक, आखिर कब तक हम इंसान नुमा हैवानों की खुराक बनते आएंगे? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है जहां बस पैसा चलता है? मगर ये ऑनर, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है मैं नहीं चाहूंगी वो कल किसी और के साथ हो। अगर आज मेरी फरियाद सुनी नहीं गई तो हो सकता है जहां आज मैं हूँ वहां खुदा न खास्ता कल को आपकी बहन बेटी हो। हमें जमीन पे इसलिए नहीं उतारा गया कि ये बड़े लोग हमें नोचे, अपने नफ्स की हैसियत में आकर हमारी खुशियों को चकनाचूर कर दे। यहाँ मुजरिम खड़ा मुझ पर बहुताई बाजी लगा रहा है। यही वजह है कि कोई औरत अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती, क्योंकि वो इन्हें खौफ की वजह से कुछ कर नहीं पाते। कुछ माएँ अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने नहीं देती क्योंकि वो जानती हैं यहाँ जान से ज्यादा इज्जत का खतरा है। गली गली जगह जगह माल लुटेरे नहीं मगर असमत को लूटने वाले मिलेंगे। मुझे खामोश रहने का कहा गया क्योंकि मैं औरत हूँ। मुझे मेरी आवाज को दबाने का कहा गया क्योंकि मैं औरत हूँ। मुझे केस ना करने पर कहा गया क्योंकि यो ऑनर मैं एक औरत हूँ। केस करने पर नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि मैं औरत हूँ और औरत को उन्होंने रोबोट समझा हुआ है जिसके अंदर कोई जज्बात, एहसासात और अरमान नहीं होते। आखिर क्यों हम औरत की ज़बानें काट जाती हैं? क्यों ज़बान होने के बावजूद हमें बेज़ुबान करार दिया जाता है? आखिर कब तक हम अपने लिए इंसाफ को तरसते आएंगे? कश्यप सामने आती नम लहजे में बोलती गई। अपने अंदर का सारा गुबार उसने पल भर में बाहर निकाला था। तो मिशा ने दाद देती नजर से उसको देखा था, जिसने एक
आखिरी कील ठोकी थी, लोग क्या कहेंगे की सोच को अपना कर उसने खुद पर जबर नहीं किया था, बल्कि अपनी आवाज को उठाया था। और जैसी काबिले रहम उसकी हालत थी, अगर ये देखकर भी कोई उसको इंसाफ ना देता तो बहुत बड़ा जुल्म कर देता, और वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीकदार साबित होता। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखकर अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि विक्टिम फराज मलिक को रेप केस और मिस कशफ पर झूठे इल्जाम लगाने और उनके किरदार का भी तमाशा लगाने के जुर्म में सजाए मौत देती है, और इस बात का ऐलान करती है कि फराज मलिक को कोर्ट के बाहर फांसी दी जाए, ताकि हर देखने वाला उससे इबरत हासिल करे। और इससे पहले साथ में इन पर जुर्माना आयद करती है। इसके अलावा अदालत कशफ अमरोज को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी बरकरार देती है, और इन्हें ये हक देती है कि वो फराज मलिक पर हर जाने के केस कर सकती हैं। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया तो उनको लगा जैसे किसी ने उनको नई जिंदगी बख्शी हो। सुहान ने बेसख्ता अपना सर उठाकर अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने उसको नाउम्मीद नहीं छोड़ा था। सच में खड़े होने की पहली सीढ़ी पर ही उसको इज्जत बख्शी थी। वहीं मीशा ने आगे बढ़कर कश्यप को अपने गले लगाया था, मगर नुरेश मलिक पर तो गोया कमरा अदालत की जैसे पूरी छत आ गिरी हो। वो फक होती रंगत के साथ सारा मामला समझने की कोशिशों में थे, और फराज ने चीख चीख कर पूरा आसमान सर पर उठा लिया था, जिस पर तवज्जो कोई दे नहीं रहा था। ऑफिसर्स उसको खींचकर बाहर लेकर जा रहे थे। जहां कुछ लोगों के लिए खुशियों का समा था, वहीं किसी के लिए यहाँ जैसे उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई थी। आज तो खुशियों का साज था, क्योंकि आज एक मासूम को इंसाफ मिला था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नुरेश मलिक के वकील ने सुहान के सामने खड़े होकर मुबारकबाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। थैंक यू। जवाब में मुसाफा सुहान के बजाय मिशा ने किया था, और उसका हाथ जोर से दबाकर छोड़ा तो सरफराज को लगा जैसे उसके हाथों की हड्डियां टूट गई हों, मगर वो नहीं जानता था कि मिशा ने अपने हाथ की खारिश को कम करने की कोशिश की थी। मेरी जिंदगी का पहला केस है ये जो मैं हार रहा हूँ, वो भी किसी गैर तजुर्बाकार वकील से। अपने हाथ को सहलाकर वो मगरूर लहजे में सुहान से बोला। उसके अल्फाज गैर तजुर्बाकार पर मिशा ने उसको ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो, तुम्हारी उम्र से ज्यादा हमारी प्रैक्टिस है, पहला नहीं पांचवा, और मैं श्योर हूँ अगर आप हक के साथ होते तो जीत जाते। सुहान ने घेरे संजीदा लहजे में कहा तो उसको जैसे चुप ही लग गई थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं कोर्ट के बाहर अपनी सलाहियतों को सबूत दे सकती हूँ, बशर्ते कि आप इजाज़त दें। मिशा ने उसको देखकर मासूमियत से भरे लहजे में कहा तो सरफराज ने बेसाख्ता गला खंगाल कर साइड से गुजर गया। उसके जाने के बाद उन दोनों की नज़र नुरेश मलिक पर गई थी, जो अपनी जगह से हिले तक ना थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपना सर उठा नहीं पाएंगे। गुरूर का सर हमेशा नीचे ही रह जाता है, ये तो तय था। अल्लामा लिखते हैं, जाने किस शोहरत का गुरूर है इंसान तो अपने आखिरी गौसल का भी मोहताज है। मिशा नुरेश मलिक के सामने खड़ी होती तंज लहजे में बोली तो नुरेश मलिक जैसे गहरी नींद से जाग उठे थे, और वो बार बार आंखें मिलाकर कभी सुहान को देखते तो कभी मिशा को, जिसके चेहरे पर एक अलग किस्म के तासुरात थे। कौन सी दुश्मनी तुम लोगों ने मेरे बेटे से निकाली है? अपनी जगह से उठकर नुरेश मलिक सापट लहजे में दोनों से पूछा। आज जो हुआ उसका जिम्मेदार आपका अपना बेटा और आपकी तरबियत है, और इस बात का इल्जाम आप किसी और को नहीं दे सकते। सुहान ने जिताती नजर से उनको देखकर कहा, बच्चा था, नादानी कर गया, ले देकर हम मामला हल कर सकते थे। नुरेश मलिक ने कहा तो मिशा ने तासुब से उनको देखा। हर चीज बिकाऊ नहीं होती, सुहान ने कहा। जो भी तुम लोगों ने आज किया ना, उसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी, और वो मैं दूंगा। नुरेश मलिक ने पुख्ता लहजे में कहा, आप हमें बेगुनाह होने के बावजूद सजा दे चुके हैं, और वो आज नहीं बल्कि 20 साल पहले ही। गौर से देखे मुझे और सुहान को। मिशा ने पहली बार उनको मुखातिब किया तो नुरेश मलिक चौंक उठे। क्या मतलब? नुरेश मलिक नासमझी से उनको देखने लगे। चलो यहाँ से। सुहान ने मिशा को घूरा। नहीं सुहान, इनको पता होना चाहिए कि आज हक के साथ कौन खड़ा था, और ये भी मुजरिम कौन था। सही गलत की पहचान किसने रखी थी, इनको सब पता लगना चाहिए कि जिसकी चाह में उन्होंने अल्लाह की रहमत को ठुकराया था,
آج اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا، جبکہ جس پر ان کو غرور تھا، جس کو وہ اپنے باجوں میں کھڑا کرنے کا چاہ رکھتے تھے، اس نے تو آج ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ جو ان کے مطابق عقل مند نہ مشورہ دے سکتے تھے، اس نے تو ان کی سند بدھ ختم کر ڈالی ہے۔ میشا بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، اور نریش ملک کو تو گویا جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ اب صحیح معنوں میں کبھی سوہان کو دیکھنے لگا تو کبھی میشا کو، جس کی آنکھوں میں ان کے لیے بے تحاشا نفرت تھی، جبکہ اس کے الفاظ نریش ملک کو اپنے سینے پر کسی نشتر کی طرح چبھے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان دونوں کا میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ خواہ میرے سر پر ناچیں گی یہ دونوں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، یہ بیٹیاں مجھے دے ہی کیا سکتی ہیں؟ یہ بیٹیاں مجھے دے ہی کیا سکتی ہیں؟ نہ تو میں ان کو لے کر کہیں جا سکتا ہوں، اور نہ یہ مجھے کوئی عقل مند مشورہ دے سکتی ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا مجھے بیٹا چاہیے۔ ان تینوں کا میں کیا کروں گا؟ بھائی صاحب تو اول روز سے مجھ سے خفا ہیں، اور اب جو تم نے یہ بچیاں میرے سر پر مسلط کی ہیں، ان کا میں کیا کروں گا؟ دیکھو اسلحان، مجھے جو کہنا تھا میں کر چکا ہوں، اب تم یہ بوجھ لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنے بھائیوں کو مزید خفا نہیں کر سکتا تمہاری بدولت۔ سالوں پرانے اپنے الفاظ ان کو یاد آئے تو وہ نیچے ڈھیر سے گئے۔ آنکھوں سے بہہ سکتا ایک آنسو ان کے گال پر پسرتا داڑھی میں جبس ہوا تھا۔ سوہان، میشا، تم دونوں میری بچیاں۔ نریش ملک نے بڑی دیر بعد کچھ بولنے کی ہمت کی۔ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں ہم وہ ہیں جن کو آپ کی تعلیم منحوس کہا کرتی ہے، جس کو بوجھ کہتی ہے، جس سے آپ کو اتنی نفرت ہوتی ہے کہ لمحے کی دیر کیے بنا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا چھوڑتے ہیں کہ پھر واپس پلٹ کر دیکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سوہان نے سرد لہجے میں کہا تو نریش ملک نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کو میچا تھا۔ آپ کو بہت غصہ ہوگا نا، جس کے لیے لگتا ہے کہ آپ کو کہے وہ کچھ نہیں دے سکتے، اور انہوں نے آپ کے لاڈلے پیارے بیٹے کو سزا دلوائی ہے، دکھ اور تکلیف تو ہوئی ہوگی نا؟ میشا ان کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ہمیں ہوتی تھی، جب نہ ہوئے بیٹے کے غم میں آپ دنیا میں موجود اپنی بیٹیاں فراموش کر دیا کرتے تھے۔ سوہان بنا ان کو دیکھ کر بولی۔ آج ان کا دن تھا اور انہوں نے بولنا تھا، سالوں سے موجود اپنے سینے میں پڑا غبار نکالنا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں غلط تھا۔ نریش ملک کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دل دلانے والی خبر کے بعد یہ کیسا انکشافات تھا جو ان پر ہوا تھا۔ دل میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے کی تمنا چاہ گئی تھی، مگر ان کو اپنا آپ ناکار محسوس ہوا۔ ہلنے جھلنے کی صلاحیت ان کو خود میں نظر نہیں آئی تھی۔ کیسے مان لیں؟ اگر مان بھی لیں تو آپ نے بہت دیر کر دی۔ خیر، ہمارا مقصد آپ کو گلٹ میں ڈالنے کا نہیں تھا، ہم بس اتنا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر جتنی توجہ، جتنا اہتمام آپ لوگ بیٹوں کے دیتے ہیں، اگر ایسی توجہ، ایسا اہتمام، ایسا مان بیٹیوں کو بخش دیں تو وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ میشا اپنی جگہ سے اٹھ کر بے تاثر لہجے میں ان سے گویا ہوئی تھی۔ بیٹی کی چاہ نے آپ کو لے ڈبویا۔ جس بیٹی کی چاہ میں آپ نے ہمیں ٹھکرایا تھا، آج نہ وہ آپ کے پاس ہے اور نہ منت مرادوں سے ملا بیٹا۔ یہی زندگی ہے، اور آج آپ چیزوں کو ٹھکرا گئے ہیں، اور کل وہ چیز آپ کو ٹھکراتی ہے، مگر بات تو پھر بھی یہاں ہماری ہے۔ سوہان نے بھی طنز لہجے میں کہا۔ آپ نے امی سے پوچھا تھا نا کہ یہ بیٹیاں مجھے کیا دے سکتی ہیں؟ میشا نے ان کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تو نریش ملک اپنا سر شرمندگی کے مارے اٹھا نہ پایا۔ ہم ایک دوسرے کی ڈھال بن سکتے ہیں، اپنی حفاظت اکیلے کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ اب قیامت بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ اور رہی بات دینے کی، تو ہمیں اللہ نے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اس رحمت سے سکون پا سکتا ہے۔ ہم بیٹیوں سے کسی کو عزت جانے کا ڈر نہیں ہوتا، اور نہ شادی کے بعد مرد کو یہ فکر ستاتی ہے کہ میری کسی غلطی کی بدولت میری بیوی مجھے طلاق نہ دے۔ مرد کو اولاد کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ ساری فکریں عورت کے لیے ہوتی ہیں۔ کہنا چاہیے تو نہیں، مگر بول دیتی ہوں نا۔ برداشت تو سب کچھ عورت کو کرنا پڑتا ہے، پر جانے کیوں اللہ نے ہم سے 70 درجہ اونچا آپ مردوں کو کیوں دیا ہے؟ خیر، ہم چاہیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کو کچھ بھی دینے کے لیے ہمارا ہاتھ خالی ہے، پر ہاں، ہم دوسروں کے لیے بھلا ضرور کر سکتے ہیں، مگر آپ نے ہمیں دکھ اور تکلیفوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اس لیے ہم سے کوئی بھی چیز کی توقع کبھی مت رکھیے گا۔
اور باقی جو آپ کے بیٹے نے آپ کو دیا ہے نا وہ ہم کبھی نہ دے پاتے۔ آپ کے بیٹے نے ساری عمر کے لیے جو داغ آپ کے ماتھے پر لگایا ہے نا وہ کبھی نہیں ڈھلے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فراز کو 25 یا 30 سال کی سزا کیوں نہیں ہوئی، ڈائریکٹ موت کی کیوں ملی؟ تو وہ اس لیے کہ آپ امیر لوگ ہیں جیسے تیسے کر کے اپنا سپوت کو قید سے رہا کروا لیتے ہیں۔ جو کشف نہیں چاہتی تھی اور اس نے سزائے موت چاہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا مجرم کبھی بھی سانس لے، اور ایک بار مرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لو، ورنہ قرآن پاک میں بہت اچھا قانون رکھا ہوا ہے، موت میں تو ایک بار درد سہنا پڑے گا مگر 100 کوڑوں کی سزا موت سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ میشا نے آج کوئی لحاظ نہیں کیا تھا، اپنی محرومیوں کا حساب ان سے اس طرح لینا چاہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نوریس ملک کو احساس ہو کہ جن بیٹیوں کو ان کے باپ ٹھکرا دیتے ہیں وہ پھر ساری عمر درد کی ٹھوکر کھایا کرتی تھی۔ جن بیٹیوں پر باپ کے ڈر کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں تو انسان کے خول میں چھپے جانور ان کو بری طرح سے نوچ لیتے ہیں۔ وہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ نے جو اپنی ساری زندگی اور یہ سال بہت پرسکون طریقے سے گزارے ہیں مگر انہوں نے بہت کچھ سہا تھا، ہر جگہ بھانپ بھانپ کر قدم رکھا تھا، معاف کر دو۔ دونوں کی باتیں سن کر نوریس ملک نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میشا اور سوہان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ نوریس ملک کو دیکھنے لگی جو ان کا باپ تھا، اور سالوں بعد جب وہ اس سے حساب لینا چاہ رہی تھی تو وہ کیسے معافی مانگ کر ہر چیز کو درگزر کرنے کے چکروں میں تھا۔ کیا ان کا ایک معافی مانگنے سے ان بہنوں کی زندگی میں بہاریں آ جاتی، یا ان کا بچپن لوٹ آتا؟ کیا ان کی معافی سے وہ 20 سال پیچھے جا کر اسپتال کے اس کوریڈورز میں پہنچ جاتی جہاں ان کا باپ تیسری بیٹی کا سن کر ان کو بے اسرار چھوڑ کر چلا گیا تھا، یا پھر وہ اس گھڑی میں آ جاتی جہاں ان کے باپ نے بڑے غرور اور سنگدلی سے ان کو کہا تھا کہ ان کی حویلی سے نکل جائیں؟ کیا ان کے ایک لفظ معافی سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ جو گزر گیا وہ ان کا کل تھا جن کو وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ سنوار سکتی تھیں اور نہ آج میں تبدیل کر سکتی تھیں۔ معافی لفظ ان کو خود پر ہنستا ہوا نظر آیا، یعنی آپ لوگوں کے احساسات اور جذبات کا قتل کر ڈالوں پھر دیدہ دیری سے معافی کا بول کر سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جاؤں، کیا اتنا سب آسان ہے جتنا ان کے باپ نے سمجھا ہوا تھا؟ یہ آخر معافی وہ مانگ کس منہ سے رہے تھے؟ ان کو تو سوچ کر بھی عجیب لگنے لگا۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ سوہان کو لگا شاید ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو انہوں نے لفظ معافی کا استعمال کیا ہے، میشا نے کہا تو سوہان کے چہرے پر استحضاء مسکراہٹ آئی۔ ہماری معافی سے کیا ہوگا؟ اور سچ بتائیے گا، آپ کو عجیب نہیں لگا 20 سال بعد ہماری اتفاقاً ملاقات پر معافی مانگ کر آپ خود کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی غلطیوں کا ذرا احساس نہیں؟ سوہان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بس ہمت نہیں نظریں اٹھانے کی۔ نوریس ملک کی اپنی حالت قابل رحم تھی۔ زندگی نے آج جس مقام پر ان کو لا کر کھڑا کیا تھا اس میں وہ جان نہیں پائے کہ کیسا ری ایکشن دے، اور وہ خود پر حیرت زدہ تھے کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو جان نہیں پائے، کیسے ان کی خوشبو کو پہچان نہیں پائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ چونک اور اپنی سوچ پر خود ہی شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ خوشبو کو کیسے وہ پہچان لیتے؟ کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں جبس کیا تھا، یا کبھی ان پر ایسی غور و فکر کی تھی جو وہ پل بھر میں پہچان بھی لیتے؟ ان کو احساس ہو رہا تھا کہ ماضی میں جو کوتاہی انہوں نے کی تھی، جو کچھ اپنی پھول جیسی بیٹیوں کے لیے کیا تھا، ایسا کوئی ظالم بادشاہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ کرتا تھا۔ آپ کو سر اٹھانا چاہیے بھی نہیں۔ میں عام بیٹی ہوتی تو دوسری بیٹیوں کی طرح آج میں بھی دعویٰ سے کہہ سکتی کہ میں اپنے بابا کا غرور ہوں، مگر آپ نے ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیا، اور یہاں معاف ہم کر بھی دیں تو اللہ آپ سے ہمارا پل پل کا حساب ضرور لے گا۔ ہماری چھوٹی بہن فہد جو اسکول کی گیٹ پر اپنی عمر کی لڑکیوں کو ترستی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی کیونکہ ان کو چھوڑنے ان کے والد آیا کرتے تھے، ان کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ کر شو لیس باندھا کرتے تھے۔ اس نے کبھی شو لیس باندھنا نہیں سیکھا کیونکہ بچپن میں اس کو لگا تھا کہیں سے اس کا باپ آئے اور باقیوں کی طرح اس کے شو لیس باندھے گا۔ میشا نے پہلے تو طنز لہجے میں کہا مگر آخر میں اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ میشو بیٹا پلیز
मुझे बेटा ना कहो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। नरेश मलिक ने कुछ कहना चाहा था मगर मिशा ने चीख कर उनकी बात को दरमियान में काट लिया था। ऐसा मत कहो। नरेश मलिक तड़प उठे। आप वाकई ऐसा बोल रहे हैं? यानी हम ना बोले मगर आप जो चाहे हमारे मुतालिक बोल सकते हैं। आपको याद है ये वो मिशा है जो आखिरी बार आपकी हवेली में जब आई थी तो उसको चोट आई थी और ये भागकर आपकी टांगों से चिपट गई थी, मगर आपने चोट देखना तो गवारा नहीं किया था, उल्टा मिशु को किसी अच्छू की तरह खुद से दूर कर लिया था। सुहान पुराना वक्त याद किए उनसे बोली, मैं बहक गया था। नरेश मलिक ने भीगी नजर से दोनों को देखा और हम रोल गए थे। सुहान का लेजर टूट फूट का शिकार हुआ था। मर्द तो अपने वजूद के हिस्से को रोलने के लिए नहीं छोड़ता, और अगर कोई मर्द अपनी औरत को तलाक दे भी दे तो उसको हक मेहर के साथ रवाना करता है और साथ में उनके लिए घर का बंदोबस्त भी करता है। यही असल मर्द की निशानी है, मगर आपने हम सबको कंधों से बोझ समझकर उतारा था। हवेली से निकलने के बाद अम्मी हमें अपनी दोस्त की तरफ ले गई और आपको पता है वहाँ क्या होने लगा था। मिशा ने बात करते करते आखिर में उनसे पूछा तो शर्मिंदगी के मारे उनसे अपना सर नफी में हिलाया तक नहीं गया था। सॉरी, आपको कैसे पता होगा? आप कौन सा हमारी खैर खबर रखते थे? खैर तब सुहान 8 साल की थी और वहाँ एक 8 साल की बच्ची को महज हरास नहीं किया गया था, बल्कि एक 40 साल मर्द ने उससे अपनी हवस को मिटाना चाहा था। आपके एक गलत फैसले की वजह से 8 साल बच्ची से पहला कत्ल हुआ था, उससे इसकी मासूमियत छीन गई थी। मिशा ने इस बार जो कहा उस पर नरेश मलिक का हाथ बेसाख्ता अपने सीने पर पड़ा था। शायद उनमें अब मजीद कुछ सुनने की सकत बची नहीं थी। वो बस फटी फटी नजर से सुहान को देखने लगे जिसका चेहरा आंसू से तर था। सुहान, नरेश मलिक से कुछ बोला नहीं गया था और वो अपने सीने पर हाथ रखते नीचे गिर पड़े थे, जिस पर उन दोनों के हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए थे। आपको क्या हुआ? सुहान परेशानी से उनके पास झुकी थी, मगर जाने क्यों तब बाबा कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उठो, फहा अकेली है घर पर, हमारा इंतजार कर रही होगी। मिशा ने संजीदगी से उससे कहा। पागल है, नजर नहीं आ रही है, बेहोश होकर नीचे गिर चुके हैं। सुहान ने अफसोस से उसको देखकर कहा। ये सालों पहले हमारी नजर से गिर चुके हैं। मिशा ने जिताती नजर से उसको देखकर कहा तो सुहान ने सख्ती से अपने होठों को बीच लिया था। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।